आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं पिनाज। दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली को काला करने का सामान पहले से ही आ गया है। दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल हो या फिर गुजरात का सूरत हो, आप किसी भी बड़े शहर का नाम ले लीजिए, वहां से ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई है। दशहरे से दिवाली के बीच ही 13,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया है और छोटी छोटी धरपकड़ इससे बिल्कुल अलग है। इस कारोबार के इनसाइडर बताते हैं कि जितना ड्रग्स पकड़ा जाता है वो कुल बिजनेस का 10% से ज्यादा नहीं होता। फिर सवाल ये कि भाई आखिर दिवाली पर इतना ड्रग्स कहां से आया, कितना ड्रग्स टोटल आया, ये ड्रग्स जाएगा किधर, इसी पर आज की तहकीकात। DRUGS, ड्रग्स यानी मौज मस्ती से मौत की ओर ले जाने वाला सामान। जब भी कोई त्योहार आता है तब ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ जाती है। दिल्ली में दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। इसमें 1,289 किलो कोकीन और 40 किलो थाई गांजा शामिल है। ड्रग्स के 4 किंगपिन मौके से रंगे हाथ पकड़े गए। ड्रग्स की छोटी मोटी रिकवरी इससे अलग है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 7600 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी की कोकीन बरामद की है। इस बरामदगी का सिलसिला शुरू हुआ एयरपोर्ट के पास पड़ने वाले महिपालपुर इलाके से। दिल्ली में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़े जाने से एक दिन पहले गुजरात के सूरत में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। सूरत में 518 किलो कोकीन बरामद हुई। 250 ग्राम एमडी, जो कि काफी बड़ी क्वांटिटी एमडी बहुत छोटे लोग कंज्यूम करते हैं, 1 ग्राम उससे कम में, तो वो उसके बाद फिर दूसरे का 30 ग्राम 28 ग्राम ऐसे करके जो 5 मेन इस जो हमारा ये गैंग है जो मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने 5 अलग अलग जो हमारे पेडलर थे उनको हम लोगों ने पकड़ा। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास 2,000 करोड़ रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स बनाने का केमिकल पकड़ा गया। गुजरात एटीएस और दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को सील किया। आरोपियों को ये तस्वीरों में एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। आप ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। गुजरात एटीएस एनसीबी दिल्ली ऑपरेशन। आदिवासी बहुल झाबुआ से भी 168 करोड़ का नारकोटिक्स पकड़ा गया। दिवाली पर हवा जहरीली हो जाती है तो उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन रगों में ड्रग्स का जहर घोलने की चर्चा बहुत कम होती है। आज की इस तहकीकात में हम करेंगे ड्रग्स की पड़ताल। दिवाली से पहले दिल्ली में ड्रग्स कहां से आया, दिल्ली और ड्रग्स का दुबई कनेक्शन क्या है, मुंबई में पार्टी ड्रग्स का सप्लायर कौन है, मध्य प्रदेश को ड्रग्स का इंजेक्शन किसने लगाया, पंजाब को उड़ता पंजाब बना देने वाला ड्रग्स कहां से आता है, और मणिपुर की हिंसा के पीछे क्या ड्रग्स सिंडिकेट था। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग खतरनाक ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स यूजर की संख्या सालाना 20% की दर से बढ़ रही है। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 करोड़ लोग ड्रग्स के आदी हैं। 10 से 75 साल के बीच लगभग 20% आबादी कोई ना कोई नशा करती है। शराब का नशा अलग है। शराब का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन, माओ माओ, एमडीएमए, फेंटेनाइल और निटाजेंस जैसे ड्रग अनकंट्रोल्ड हैं। इनका बिजनेस ड्रग लॉर्ड्स के नियंत्रण में है। दुनिया भर में ड्रग्स का सालाना टर्नओवर $650 बिलियन से ज्यादा है। ये रकम 2 नंबर की नाजायज इकोनॉमी का लगभग 30% है। अनुमान है कि भारत में ड्रग का सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का है।
अमेरिका में नाबालिग बच्चे भी हेरोइन और फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग्स से एक्सपोज्ड हैं। भारत की स्थिति बहुत अलग नहीं है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 7,50,000 लोगों की मौत अवैध ड्रग की वजह से हुई है। इनमें से लगभग 22,000 मौतें भारत में हुई। दुनिया का हर देश अवैध ड्रग पर अंकुश लगाना चाहता है, लेकिन लगा नहीं पा रहा। हेरोइन, कोकीन और स्मैक से भी खतरनाक नशा फैक्ट्रियों में तैयार होता है। एमडीएमए ड्रग्स का 1 ग्राम भी 50 से ज्यादा लोगों को मदहोश कर देने के लिए काफी है। इसका ओवरडोज जिंदगी छीन लेता है। अफीम के खेतों को नष्ट कर कर अफीम और उससे बनने वाले सिंथेटिक ड्रग्स का नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट्रियों में सामान्य केमिकल से सबसे खतरनाक ड्रग्स का प्रोडक्शन रोक देना लगभग नामुमकिन है। नशा खत्म नहीं किया जा सकता, कम जरूर किया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोल के तौर तरीकों की तहकीकात चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में $650 बिलियन से ज्यादा का कारोबार, अकेले भारत में सालाना 10 लाख करोड़ का धंधा, 10 करोड़ से ज्यादा शिकार, 20,000 से ज्यादा मौतें। ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा है कि दूसरे सारे अवैध कारोबार इसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। ड्रग्स किसी समूह को एक साथ नहीं मारता, मौत तिल तिल कराती है। आदमी धीरे धीरे मरता है, लेकिन ये कारोबार चलता रहता है। हमने तहकीकात शुरू की दिल्ली से, जहां इस महीने ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। कुल 18 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे इससे कहीं ज्यादा और ताकतवर लोग अब भी एक्टिव हैं। 6,28,612 किलो गांजा, 8,533 किलो अफीम, 3,406 किलो एम्फेटामिन, 3,320 किलो हशीश, 2,986 किलो हेरोइन, 969 किलो इफेड्रिन, 292 किलो कोकीन और 210 किलो मॉर्फिन। ड्रग्स का यह डेटा अकेले हिंदुस्तान का है, वो भी सिर्फ 1 साल का। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंटी टेरर स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस ने 2023 में इतना ड्रग्स पकड़ा। 2024 का ये साल ड्रग्स के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा दिख रहा है। ये साल अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन 2023 का रिकॉर्ड टूटने लगा है। इस साल अब तक 3,295 किलो हेरोइन सीज किया गया है, 930 किलो अफीम बरामद किया गया है, 250 किलो मॉर्फिन, 8,500 किलो कैनबिस, 3,400 किलो हशीश और 1,350 किलो कोकीन बरामद हो चुका है। ड्रग्स के बढ़ते डेंजर को समझना हो तो अकेले कोकीन का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2018 में देश भर में 35 किलो कोकीन पकड़ा गया। 2019 में 66 किलो कोकीन बरामद हुआ। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब केवल 19 किलो कोकीन पकड़ा गया। 2021 में जब कोरोना मौत बनकर टूट रहा था तो कोकीन की खपत लगभग 20 गुना अधिक हो गई। 2021 में 364 किलो कोकीन पकड़ा गया। 2022 में 218 किलो कोकीन बरामद किया गया। 2023 में देश भर से 292 किलो कोकीन पकड़ा गया, लेकिन 2024 के अक्टूबर महीने में सिर्फ दिल्ली और सूरत से 1,289 किलो हाई क्वालिटी कोकीन बरामद किया गया। दिवाली से पहले देश की राजधानी में कोकीन की सबसे बड़ी खेप आई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी से मिले एक स्पेशल इनपुट के आधार पर महिपालपुर एक्सटेंशन के एक गोदाम पर छापा मारा तो यहां से 27 कार्टन और 8 यूएस पोलो शर्ट के कवर में छिपाकर रखे गए ड्रग्स मिले। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के गोदाम से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाई गांजा मिला। इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो कोकीन आमतौर पर 1 करोड़ का मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी फाइन हो तो 1 किलो कोकीन की कीमत 10 करोड़ तक हो सकती है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ा गया कोकीन हाई क्वालिटी का था।
इसके हिसाब से कोकीन की कीमत 5,620 करोड़ रुपए आंकी गई। थाई गांजा असल में हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना होता है। जिस ड्रग एडिक्ट को थाई गांजे की आदत लग जाए उसे छूटती नहीं है। थाईलैंड का 1 किलो गांजा 40 से 50 लाख रुपए का मिलता है। थाईलैंड का 40 किलो गांजा करीब 20 करोड़ का आंका गया। स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आज से कई महीने पहले, और उस सूचना को डेवलप किया था हमारी एक ट्रांस यमुना रेंज है, इसके डीसीपी अमित कौशिक और कैलाश बिस की टीम ने। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें पता चला कि महिपालपुर एक्सटेंशन में किसी एक गोदाम में काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की एक खेप आई हुई है। वहाँ पे रेड की गई। वहाँ पे 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाई मैरिजुआना बरामद किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 4 लोगों में एक जो मेन कार्यकर है इसमें वो तुषार गोयल है, जो कि इस ड्रग सिंडिकेट का इंडिया में मेन रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर था। उसके साथ उसके 2 सहयोगी एसोसिएट आप कह सकते हैं, जो कि हिमांशु और औरंगजेब थे, ये पकड़े गए। और एक चौथा आदमी इसमें जो था भरत जैन, जो कि कुर्ला मुंबई का रहने वाला था, वो भी यहाँ आया हुआ था इनसे 15 किलो कोकीन की खेप लेने के लिए। तुषार गोयल, हिमांशु और भरत जैन के साथ औरंगजेब की गिरफ्तारी ने ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ला दिया। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का मेन किंगपिन तुषार गोयल निकला, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का वो एक मोहरा भर है। तुषार गोयल का हैंडलर दुबई में कहीं बैठा है। उसने दिल्ली के व्यापारी तुषार गोयल के लोकल और पॉलिटिकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर ड्रग्स का कंसाइनमेंट दिल्ली भेजा। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर उस गोदाम तक पहुंचे जहां से दिल्ली में ट्रक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई। स्पेशल सेल को पिछले तकरीबन 3 महीने से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि एक मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ सिंडिकेट है जो भारत के अंदर कोकीन को सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी खेप होगी इसका अंदाजा स्पेशल सेल को भी नहीं था। असल में स्पेशल सेल को इनपुट्स मिले कि तुषार गोयल नाम का एक शख्स है जो कि महिपालपुर के अंदर रहता है आसपास, और उसका एक गोदाम है। और महिपालपुर के अंदर ये जो आप गोदाम देख रहे हैं, इस गोदाम के अंदर 2nd फ्लोर पर यह जानकारी मिली 1 अक्टूबर को स्पेशल सेल को कि यहां पर बड़ी मात्रा में कोकीन यहां पर लाई गई है, जिसको दिल्ली, मुंबई अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाना है। जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू की, और छापेमारी करने के बाद यहां पर स्पेशल सेल ने देखा कि अलग अलग पेटियों के अंदर पैक करके तकरीबन 5600 करोड़ रुपए की कोकीन और इसके अलावा थाईलैंड से आने वाला गांजा जो है वो यहां पर रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम महिपालपुर ड्रग सिंडिकेट के राज खंगाल ही रही थी कि उसे दिल्ली के ही रमेश नगर में भी एक गोदाम का पता चला। वहां छापा मारा गया तो 208 किलो कोकीन नमकीन के पैकेट से रिकवर हुआ। रमेश नगर ड्रग बरामदगी केस में ब्रिटेन में रहने वाले एक एनआरआई का नाम आया। जैसे ही जानकारी मिली अखलाक की निशानदेही पर और स्पेशल सेल की टीम वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर के उस गोदाम में पहुंची, तो वहां पर जो यूके का शख्स पहुंचा हुआ था जिसने कोकीन जो तकरीबन 204 किलो थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए थी, उनको नमकीन के पैकेट के अंदर छिपाकर पेटियों में पैक कर रखा था। स्पेशल सेल की टीम रमेश नगर के उस गोदाम में पहुंची, लेकिन उससे पहले विदेशी नागरिक जो कि यूके का रहने वाला था वो फरार हो चुका था। इस पूरे मामले के अंदर स्पेशल सेल को यह जानकारी मिली कि वीरेंद्र बसोया नाम का एक शख्स जो कि दिल्ली का रहने वाला है और फिलहाल वो यूके के अंदर बैठा हुआ है, और उसी ने यूके में बैठकर ये पूरा सिंडिकेट चलाया, जिसमें 2 लोगों को उसने भारत में भेजा था, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो महिपालपुर इलाके से बरामद की गई, और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की हीरोइन दिल्ली के रमेश नगर से बरामद की गई है। दुबई और लंदन में बैठकर ड्रग सप्लायर दिल्ली को कोकीन का ट्रांजिट पॉइंट और मेन हब बनाना चाहते हैं, लेकिन अकेले दिल्ली ही टारगेट पर नहीं है। दिल्ली के रमेश नगर में बरामद ड्रग्स की जांच की गई तो गुजरात की फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज नाम की एक कंपनी का नाम आया। पता चला कि दिल्ली में गुजरात के अंकलेश्वर की अवकाश ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से माल लाया गया था, जिसके बाद अंकलेश्वर में एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल
और गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में जॉइंट ऑपरेशन किया तो 518 किलो कोकीन बरामद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। गुजरात देश में ड्रग्स के बड़े ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सामने आया है। हाल ही के वर्षों में देश भर में जितना नार्कोटिक ड्रग्स पकड़ा गया है उसका करीब 30% गुजरात में से ही बरामद हुआ है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस को भी जाता है, जिसने नार्कोटिक ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की है। पिछले करीब 3.5 सालों में गुजरात में 9,680 करोड़ रुपए के नार्कोटिक्स जब्त किए गए हैं और इसमें आपको बता दें कि अंकलेश्वर में पकड़े गए ड्रग्स शामिल नहीं है। नार्कोटिक्स ड्रग्स के साथ हमेशा एक टर्म आता है, नार्को टेरर। पहले पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में और अब नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान को नार्को टेररिज्म से लड़ना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में अब तक नार्को टेररिज्म के प्रूफ नहीं मिले हैं, लेकिन इस खतरे को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में आगे रहती है। इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू ने क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी संजय भाटिया से पूछताछ की। दिल्ली में ड्रग किस रूट से आता है और किस रूट से बाहर जाता है। हर ड्रग जो है वो अलग जगह पैदा होती है, अलग जगह, हाँ, तो अलग जगह बनाई जाती है और अलग जगह उसकी खपत होती है और सप्लाई भी अलग जगह से होती है। तो डिपेंड करता है कि जो ड्रग की क्या वो क्वांटिटी है पहला, और उसकी क्वालिटी क्या है दूसरा, और उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, किस तरह की ड्रग है। कुछ ड्रग्स हम जानते हैं जो लोकली प्रोड्यूस होती हैं तो वो लोकल रूट से आती हैं, और कुछ ड्रग्स जो यहाँ नहीं प्रोड्यूस होती हैं, बाहर प्रोड्यूस होती हैं, तो वो फिर स्मगल होके आती हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी स्मगलिंग होती है। अब तक की तहकीकात में यह पता चला है कि दिल्ली में 2 तरह के ड्रग्स आते हैं। दिल्ली को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर जो ड्रग आता है उसे यहां से बाहर भेजा जाता है। जैसे जो ड्रग महिपालपुर में बरामद हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा मुंबई जाने वाला था। कुछ ड्रग्स दिल्ली के एंड यूजर के लिए भी आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े कंसाइनमेंट में से ही ड्रग का एक हिस्सा दिल्ली वालों के लिए निकाल दिया जाता है और बाकी ड्रग्स देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता है। ड्रग्स की बड़ी खेप आमतौर पर ट्रांजिट के लिए लाई जाती है। एंड यूजर्स के लिए बहुत ही छोटा कंसाइनमेंट बनाया जाता है। जब दिल्ली आती है तो क्या दिल्ली से भी दूसरे राज्यों में सप्लाई होती है, जो भी गैंगस्टर्स हैं या ड्रग पेडलर्स हैं ये सप्लाई करते हैं? सोनू, ये स्पेसिफिक वही ड्रग स्पेसिफिक है, गैंग स्पेसिफिक है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि यस, दिल्ली कैन बी अ रूट आल्सो और दिल्ली कैन बी अ रिसीविंग स्टेशन आल्सो। सो दिल्ली में आके आगे भी जाना, हमने वो ने काफी केसेस किए हैं कि दिल्ली वाज अ ट्रांजिट पॉइंट जिसमें कुछ पोर्शन निकलना था या कुछ आगे जाना था, और दिल्ली एज अ रिसीविंग पॉइंट वो भी केसेस हैं। तो देयर आर केसेस वेयर दिल्ली वाज यूज्ड एज अ ट्रांजिट पॉइंट। इस दिवाली दिल्ली चैन से त्योहार मनाएगी। दिवाली को ड्रग से काली करने का अटेम्प्ट फेल कर दिया गया, लेकिन ऐसे अटेम्प्ट होते रहेंगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना होते देर नहीं लगेगी। इस दिवाली दिल्ली बच गई, लेकिन दूसरे शहरों का क्या? मुंबई का क्या? भोपाल, चंडीगढ़, पटना का क्या? ड्रग्स चारों दिशाओं से आ रही है। ड्रग्स को रोकना है तो उसका रूट समझना जरूरी है। दुनिया भर की नार्कोटिक्स कंट्रोल एजेंसी सबसे ज्यादा ड्रग्स के रूट पर ही काम करती है। हर रूट का अपना एक अलग मोडस ऑपरेंडी होता है। हर ड्रग्स की तस्करी का अपना एक तरीका होता है। रूट और मोडस को क्रैक करने के बाद ही ड्रग्स के इस पूरे के पूरे नेटवर्क पर कंट्रोल हो सकता है। मगर एक नए ड्रग की एंट्री ने पुराने सारे सिस्टम को डिसरप्ट कर रख दिया है। $420 साल पहले 1604 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इस किले में मुगल बादशाह अकबर को गिफ्ट में तंबाकू और जड़ाऊ चिलम दिया गया था। यह गिफ्ट बर्नेल नाम के पुर्तगाली ने दिया था। कहते हैं कि बादशाह अकबर को पुर्तगाली तंबाकू की लत लग गई। अगले ही साल यानी 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई। प्रिंस जहांगीर बादशाह बने और पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में तंबाकू की खेती कराना शुरू कर दिया।
हिंदुस्तान में गांजा और भांग तंबाकू से पुराना नशा है। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में चावल से और मध्य भारत में महुए से शराब बनाने का चलन सदियों पुराना है। आज जिसे नार्कोटिक्स ड्रग्स कहा जाता है वो हिंदुस्तान में तब आया जब अंग्रेजों ने चीन के साथ मिलकर चाय व्यापार पर कब्जा करने के लिए अफीम को अपना हथियार बनाया। अंग्रेजों ने गंगा के दोआब क्षेत्र जैसे बंगाल, यूपी और बिहार जैसे इलाकों में अफीम की खेती की। यहां से अफीम को चीन भेजा और चीन से जो पैसा कमाया उसको इंग्लैंड भेजा गया। जमाना बदला, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां बदली। अब विदेशों से हाई क्वालिटी का अफीम, चरस, कोकेन और हेरोइन अलग अलग 5 रास्तों से भारत पहुंच रहा है। भारत में ड्रग्स आने का पहला रूट पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का है। इस रूट से पाकिस्तानी और अफगानी ड्रग्स आती हैं। दूसरा रास्ता नॉर्थ ईस्ट का है। इस रूट से म्यांमार वाला कोकेन, हेरोइन, हशीश और अफीम आता है। ड्रग्स का तीसरा रूट मुंबई और गुजरात का है। यहां समुद्र के रास्ते ड्रग्स पहुंचते हैं। चौथा रास्ता पश्चिम बंगाल और ओडिशा का समुद्री रास्ता है। इस रूट से म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से ड्रग्स आते हैं। ड्रग्स का 5वां रूट श्रीलंका के समुद्र तट से कनेक्ट होता है। हालांकि उस रूट से अब ड्रग्स की सप्लाई कम होती है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके ड्रग्स के तस्कर नशे का सामान भारत पहुंचाते हैं। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स ने पंजाब में नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। ड्रग्स ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। पंजाब के सैकड़ों नौजवान हर साल ड्रग्स की भेंट चढ़ गए। एक समय था जब ड्रग तस्कर भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लंबी लंबी सुरंगें खोदकर नशे का सामान पाकिस्तान से हिंदुस्तान भिजवाया करते थे। सरहद पार कर जाने के बाद नशे का वो सामान देश के दूसरे हिस्सों में कंजम्पशन के लिए भेजा जाता था। तब कराची टू मुंबई समुद्र के रास्ते ड्रग सप्लाई का दूसरा रूट हुआ करता था। पाकिस्तान के वो रूट बंद हुए तो अब चाइनीज ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होने लगी है। आज भी राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ की टीम चाइनीज ड्रोन को शूट करके गिराती रहती है और ड्रग्स बरामद करती रहती है। ड्रग्स का दूसरा इन दिनों सबसे इनफेमस रूट है पूर्वोत्तर का, जहां सीधे म्यांमार से हाई क्वालिटी अफीम, कोकेन और हेरोइन आते हैं। मैक्सिको, इटली और लैटिन अमेरिका के ड्रग लॉर्ड्स की दुनिया भर में धमक है, लेकिन ड्रग्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एशिया में होता है और हिंदुस्तान ड्रग्स के 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित है। इनमें से पहला है गोल्डन क्रेसेंट और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। नार्कोटिक्स ब्यूरो इसे डेथ क्रेसेंट और डेथ ट्रायंगल कहता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को मिलाकर बनता है गोल्डन क्रेसेंट। ये अफीम और अफीम से बनने वाले मादक पदार्थों का प्रमुख उत्पादक है। ड्रग्स से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ाने में किया। दूसरा प्रमुख ड्रग्स उत्पादक क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल। ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को मिलाकर बनता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इस गोल्डन ट्रायंगल के बेहद नजदीक हैं। इस गोल्डन ट्रायंगल को आप डेथ ट्रायंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स और अफीम का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और ये है म्यांमार। अफगानिस्तान का कुल मिला के जो शेयर है उससे कहीं ज्यादा इस म्यांमार में ड्रग्स का प्रोडक्शन अफीम के साथ होता है। ये भी बता दें कि पूरे विश्व में जो इस समय हेरोइन प्रोडक्शन है उसका 80% प्रोडक्शन केवल इसी म्यांमार में होता है। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों का नशे के सौदे से सीधा कनेक्शन है। कुछ छोटे उग्रवादी संगठन जिन्होंने अपने ठिकाने म्यांमार में बनाकर रखे हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी करते हैं। बड़े उग्रवादी संगठन ड्रग तस्करों से प्रोटेक्शन मनी लेकर काम करते हैं। टेररिज्म का एक छोर नार्को टेररिज्म से जुड़ता है। जहां ड्रग्स वहां अवैध हथियारों का कारोबार और जहां अवैध हथियार वहां उग्रवाद और आतंकवाद। पूर्वोत्तर में एड्स जैसी बीमारियों के पीछे भी ड्रग्स है।
दुनिया भर में HIV एड्स संक्रमण के 20% केस कॉमन इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की वजह से होते हैं। भारत में यह सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखता है। करीम लाला, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के दौर वाला बॉम्बे याद कीजिए। तब का बॉम्बे ड्रग्स की तस्करी का मेन सेंटर था। समुद्र से होने वाली तस्करी धीरे धीरे गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गई। गुजरात ड्रग्स का ट्रांजिट पॉइंट बना तो वहां भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज हुआ। 86 पाकिस्तानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, 16 अफगानी को पकड़ के जेल में डाल लेना, 7 से ज्यादा ईरानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उसके साथ ही इंटरनेशनल जब घुसना बंद हुआ तो ये केमिकल फैक्ट्रीज वाला मोडस ऑपरेंडी आया। लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 महीने में बहुत ही बड़ी सफलता है। ये फैक्ट्रीज को भी रोकने में, उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई नई मोडस ऑपरेंडी आई तो उसके सामने भी लड़ेंगे, लेकिन ड्रग्स के सामने लड़ना ये हमारी सरकार का सबसे महत्व का काम है और हम इसके सामने लड़ेंगे। दिल्ली में तीनों तरफ से ड्रग्स आता है। राजस्थान पंजाब से भी, नॉर्थ ईस्ट वाले रूट से भी और मुंबई गुजरात वाले रूट से भी। दिल्ली आने वाला ड्रग्स मुख्य रूप से सड़क के रास्ते आता है, लेकिन कुछ मामलों में हवाई मार्ग से भी ड्रग्स दिल्ली पहुंचता है। कोरियर्स के थ्रू भी सप्लाई इसकी हो रही है और जो इंटरनेशनल कोरियर्स हैं उसमें भी हमने ड्रग्स पकड़ी है। हमने गांजा तक पकड़ा है। जो इंटरनेशनल जो एयर कोरियर है, एयर कार्गो है, उसमें सप्लाई हो रही है। रेलवे में भी हम लोगों ने जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है उस सामान में भी हमने पकड़ा है। तो कोरियर और ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किसी भी मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी वाइज कि हम इसको सेंस कर सकें या जो ये पाउडर है या ये जो ड्रग है उसको किसी मैकेनिज्म से दूर से डिटेक्शन इसकी हो सके। फैक्ट्रियों में बनने वाले ड्रग्स जैसे MDMA का रूट बिल्कुल अलग होता है। रेव पार्टी ड्रग्स के नाम से कुख्यात MDMA सामान्य केमिकल से बनाया जा सकता है। MDMA बैन है, लेकिन इसका कच्चा माल यानी MDMA जिन केमिकल से बनाया जाता है वो बैन नहीं है। इसलिए MDMA बनाने की अवैध फैक्ट्री कहीं भी लगाई जा सकती है। जहां फैक्ट्री वहीं से सप्लाई। ये ऐसा धंधा है जिसमें 100 गुना तक मुनाफा होता है। सान्याल बानी, ड्रग पेडलर, अमित चतुर्वेदी, साइंस ग्रेजुएट, हरीश रंजाना, प्रेम सुख पाटीदार, मार्केटिंग मैन, शोएब लाला, ड्रग्स का सौदागर। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस पर ATS या NCB जैसी एजेंसीज लगातार नजर रखें, ट्रैक करें। ड्रग्स नेट के छोटे छोटे कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नशे का सिंडिकेट कैसे बना लिया। जब हमने इसकी तहकीकात शुरू की तो नशे की फैक्ट्री भी मिल गई। 60 लाख रुपए के रॉ मटेरियल से 300 करोड़ का माल बनाने वाला एक गैंग आखिर कैसे एक्टिव हुआ और फिर इसे कैसे पकड़ा गया, कहानी पूरी फिल्मी है। भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है। इसका पता लोकल पुलिस को तब चला जब गुजरात ATS और दिल्ली NCB ऑपरेशंस की टीम ने वहां रेड मारी। प्लॉट नंबर F63 पर बनी फैक्ट्री किराए पर ली गई थी। यहां 6 महीने से रोजाना 25 से 30 किलो MDMA ड्रग बनाई जा रही थी। उस रेड में 1814 करोड़ का MDMA ड्रग्स बनाने का केमिकल और ड्रग्स बनाने के काम वाली मशीनें मिली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का एक सबसे बड़ा ड्रग का जो नेक्सस पकड़ा गया है, उसके 2 आरोपियों को ये तस्वीरों में एक्सक्लूसिव देख सकते हैं आप। ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। गुजरात ATS NCB दिल्ली ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद है। गुजरात ATS और दिल्ली NCB ऑपरेशंस ने ड्रग्स कार्टेल के 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये थे सान्याल बाने और अमित प्रकाश चंद चतुर्वेदी। सान्याल बाने महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और ड्रग पेडलिंग के आरोप में 5 साल जेल में भी रहा है। सान्याल बाने को मालूम था कि सिंथेटिक ड्रग MDMA किन केमिकल से बनता है, इसके लिए क्या मशीन चाहिए और तैयार ड्रग्स को कहां बेचा जा सकता है।
सान्याल बाने ने अपना बेस महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश शिफ्ट किया और इस काम में पार्टनर बनाया भोपाल के साइंस ग्रेजुएट अमित प्रकाश चंद चतुर्वेदी को। सान्याल बाने के कहने पर ही अमित चतुर्वेदी ने बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री किराए पर ली। फैक्ट्री का किराया 60,000 रुपए फिक्स हुआ था। फैक्ट्री किराए पर लेते समय अमित चतुर्वेदी ने फैक्ट्री मालिक से कहा था कि उसे फर्नीचर की फैक्ट्री लगानी है जिसमें वो ऐसे केमिकल लगाएगा जिससे फिनिशिंग अच्छी आए। सान्याल बाने और अमित चतुर्वेदी ने भोपाल पुलिस की नाक के नीचे बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग्स की फैक्ट्री लगा ली, लेकिन वहां से 600 किलोमीटर दूर गांधीनगर से गुजरात एटीएस की टीम सान्याल बाने की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। गुजरात एटीएस की एक टीम भोपाल में ही कैंप कर रही थी जो सान्याल बाने की हर एक्टिविटी को नोट कर रही थी। सान्याल बाने भोपाल, इंदौर, उज्जैन और मुंबई के लगातार चक्कर लगा रहा था। गुजरात एटीएस की टीम इसका भी रिकॉर्ड तैयार कर रही थी और रिपोर्ट सीधा गांधीनगर भेज रही थी। सान्याल बाने को फैक्ट्री चलाने के लिए एक पार्टनर मिल गया। उसे ड्रग्स की सप्लाई करने वाला भी एक पार्टनर चाहिए था। इस काम के लिए उसने मंदसौर के हरीश अंजाना को सेलेक्ट किया। 32 साल के हरीश अंजाना और सान्याल बाने की पहली मुलाकात जेल में हुई थी, जहां वो ड्रग्स की तस्करी के आरोप में बंद हुआ था। सान्याल बाने के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 2 और पार्टनर थे, राजस्थान का शोएब लाल और मंदसौर का प्रेम सुख पाटीदार। शोएब लाल ड्रग्स के राजस्थान नेटवर्क को हैंडल करता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 महीने पहले वो बगरौदा की ड्रग्स फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए भी आया था। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ऑपरेशंस की टीम ने भोपाल के बगरौदा ड्रग्स फैक्ट्री में छापा मारा तो वहां हार्ड फॉर्म में 60 किलो एमडीएमए ड्रग पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई। लिक्विड मेफेड्रोन करीब 840 लीटर मिला, इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए आंकी गई। इसके अलावा एसीटोन सॉल्वेंट और ब्रोमीन जैसे रॉ मटेरियल के 4000 लीटर बरामद हुए। गुजरात एटीएस की रेड खत्म होने के बाद भोपाल पुलिस भी एक्टिव हुई। बगरौदा फैक्ट्री से करीब 6 किलोमीटर दूर कटारा हिल्स के गोदाम से 60 लाख रुपए का केमिकल पकड़ा गया। ये केमिकल भी ड्रग्स बनाने में यूज होने वाला था। इस केमिकल से अगर एमडीएमए बन जाता तो करीब 300 करोड़ का ड्रग्स तैयार होता। मेरे पीछे ये जो आप गोदाम देख रहे हैं, इसी गोदाम से भोपाल पुलिस ने तकरीबन 60 लाख रुपए का ऐसा माल बरामद किया है, जिसके जरिए 300 से 350 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग, जिसे आम भाषा में म्याऊ म्याऊ कहा जाता है, एक्टेसी कहा जाता है, वो जब्त की है। जो रॉ मटेरियल जब्त किया गया है उसमें से 1600 लीटर एसीटोन है, 1000 लीटर टॉल्विन है, 100 लीटर HCl है, 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर है और 240 लीटर सॉल्वेंट है, 40 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट समेत तमाम वो चीजें हैं जो एमडी जिसे एक्टेसी भी कहते हैं उसे बनाने के काम में आती है। कटारा हिल्स का ये गोदाम भी अमित चतुर्वेदी ने ही किराए पर लिया था, जिसमें ड्रग्स का रॉ केमिकल स्टोर करके रखा गया था। भोपाल पुलिस ने छापा मारा तो सारा केमिकल ट्रैक्टर में भरकर थाने ले आई। सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के जो सामान है, सामग्री है, उसमें मिली है। ये सिंथेटिक ड्रग्स की जो सामग्री, हम जानते हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कई कारणों से रहता है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में समान तौर पे मिलते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में समान तौर पे पुलिस रेगुलर चेक नहीं करती है। दूसरा इसमें इशू रहता है कि जो इसमें कंपोनेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टॉल्विन होती है, जैसे कि एसीटोन होता है, जैसे कि HCl होता है, जैसे कास्टिक सोडा होता है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो समान तौर पर प्रतिबंधित नहीं है।
ये शेड्यूल्ड ड्रग की श्रेणी में नहीं आते। इनको जो प्रोसेस कर लिया जाता है तो इनसे एमडी बने या कोई प्रतिबंधित अगर बनाया जाता है तब जा करके ये एनडीपीएस की परिधि में आते हैं। और इंडस्ट्रियल इलाके में एक समस्या होती है कि इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह के ड्रग्स कोई ना कोई हर केमिकल फैक्ट्री में आपको मिल जाएंगे और एक ड्रग्स के और अलग अलग उत्पादों में 50 अलग अलग तरीकों से उपयोग हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई देखे, जब तक आपको पता ना हो कि उसका इरादा क्या है या इस तरह के कार्यों में कोई संलग्न है, आपके पास पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन ना हो या कोई आरोपी ना पकड़ा जाए जिससे जानकारी मिले, तब तक ये पकड़ना एक बड़ा चैलेंज रहता है। ड्रग्स की तहकीकात आगे बढ़ी तो एमपी के ही मंदसौर में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री से 168 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग्स जब्त की और 4 लोगों को अरेस्ट किया। कुदरत की खूबसूरती देखनी हो तो पूर्वोत्तर जाइए, हरा भरा संसार देखना हो तो भी पूर्वोत्तर जाइए, आपको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए तो भी पूर्वोत्तर जाइए। हम में से कई लोगों को यह सलाह बार बार मिलती भी है और हम अपने परिवार के साथ दोस्तों को ऐसी सलाह देते भी हैं। लेकिन ऐसी सलाह लेने या देने से पहले हमारी तहकीकात की यह रिपोर्ट देखिए। मणिपुर की हिंसा और उस हिंसा के पीछे ड्रग्स का एंगल। हकीकत ऐसी निकली कि आपके पैरों के नीचे जमीन खिसका देगी। मणिपुर की हिंसा याद है आपको? 2023 में मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा भड़की तो आनन फानन में रिजर्वेशन पॉलिसी को दोष दे दिया गया। हाईकोर्ट के एक फैसले से मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आदिवासी होने का दर्जा मिल रहा था। कथित तौर पर इसी फैसले से कुकी नाराज हुए और राज्य में हिंसा शुरू हो गई। मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया। इम्फाल में बीजेपी का ऑफिस जलाने का प्रयास हुआ। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। जल्द ही इसमें सियासत की एंट्री हो गई और पूरा मामला पॉलिटिकली डाइवर्ट हो गया। इन सब के बीच मणिपुर हिंसा के रूट कॉज यानी असली वजह से ध्यान हट गया। मणिपुर हिंसा की असली वजह है ड्रग्स। हिंसा के पीछे है अफीम, कोकीन और हीरोइन का नशा, साथ ही इनके अरबों का कारोबार। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.25 साल से चल रहे खूनी संघर्ष में करीब 250 लोगों की मौत हुई, 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए और करीब 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। मणिपुर हिंसा शुरू होने के करीब 1 साल बाद यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई। इंटरनेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार से लगा नॉर्थ ईस्ट का इलाका ड्रग एब्यूज का सबसे बड़ा शिकार है। मणिपुर हिंसा को ग्राउंड जीरो से कवर करने वाले इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने वहां ड्रग्स की खेती को करीब से देखा है। पिछले साल मणिपुर में हिंसा हुई, इसे कवर करने के लिए मैं खुद ऑन ग्राउंड मणिपुर में पहुंचा। म्यांमार बॉर्डर की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कई पहाड़ी इलाकों में ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर अफीम की खेती रोडहेड से अलग होकर पहाड़ों के ऊपर धड़ल्ले से हो रही थी। और दरअसल यही पैसा, ड्रग्स का पैसा, उग्रवादी संगठनों के पास जा रहा था, चाहे पहाड़ी उग्रवादी संगठन हो या फिर वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हो। ये ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल और प्रोटेक्शन मनी का इस्तेमाल, जो कि करोड़ों में है, उनका इस्तेमाल ये सीधे तौर पर कर रहे थे। मणिपुर कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल के पास स्थित है। इस ट्रायंगल का सेंटर है म्यांमार, जो गृह युद्ध से बर्बाद हो रहा है। म्यांमार की इकोनॉमी का बैकबोन है ड्रग्स। गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी गलियारा है। यूएनओडीसी के मुताबिक इस गोल्डन ट्रायंगल गलियारे से हीरोइन, अफीम और
मेथामफेटामाइन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पहुंचती है। म्यांमार की सरकार पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ा तो वहां से अफीम की खेती पश्चिम की ओर यानी मणिपुर की तरफ शिफ्ट होने लगी। 80 और 90 के दशक में मणिपुर में केवल कुछ ही इलाकों में ड्रग्स बिकते थे। अब ये पूरे राज्य में हर जगह मिलता है। पहले यहाँ अफीम की खेती नहीं होती थी, अब पूरे पहाड़ी इलाके पर अफीम की खेती होती है। मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने अफीम की खेती को बंद करने का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर की तामील के लिए पुलिस अफीम के खेतों को नष्ट कर रही है। अफीम की खेती इतनी बड़ी समस्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर देना पड़ा कि वो भी अफीम के खेतों को नष्ट करे। पुलिस लगी है, सेना लगी है, लेकिन मणिपुर में अफीम की खेती बंद नहीं हो पा रही। मणिपुर के डेंस पहाड़ी इलाकों का ये एरियल शॉट्स इस बात के सबूत है कि पहाड़ों पर कैसे अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम की इस खेती ने मणिपुर के पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को भी नष्ट कर दिया है। हिंसा की वजह से जगह जगह ब्लॉकेड है। कुकी समुदाय की प्राइवेट आर्मी गार्डिंग करती है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहाड़ों की तरफ नहीं जा सकते। अफीम, कोकीन और हेरोइन जैसे नशे का कच्चा माल है। अफीम से ही ये सारे ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। अफीम की खेती और ड्रग्स के कारोबार से अथाह पैसा आता है। वो पैसा भी कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह है। मणिपुर हिंसा के पीछे कई रीजन है, लेकिन एक अहम रीजन ट्राइबल प्रतिस्पर्धा होने के साथ साथ ये ड्रग्स सिंडिकेट का पूरा कारोबार है। दरअसल मणिपुर में कानून व्यवस्था ऐसी बनी है कि जिसके मुताबिक जो ट्राइबल एरियाज यानी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मैतेई संप्रदाय के लोग नहीं रह सकते, वहां पर कुकी संप्रदाय के लोग रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दरअसल यहां पर रोड हेड के किनारे पहाड़ी इलाकों में ड्रग्स का कारोबार होता है और इस कारोबार की वजह से ये नहीं चाहते कि मैतेई ऊपर आकर बसें और इनको एसटी स्टेटस मिले। यही वजह है कि दोनों ट्राइबल्स के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके मुताबिक दरअसल इस कारोबार में चाहे ट्राइबल यानी कुकीज हो या फिर मैतीज हो, सभी की भागीदारी है, क्योंकि ये म्यांमार बॉर्डर से लेकर अंदरूनी इलाके तक ड्रग्स का पूरा कारोबार है और इसी वजह से अब एहतियात बढ़ता जा रहा है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के जिस रूट से ड्रग्स की तस्करी होती है उस रूट से अवैध हथियार भी आते जाते हैं। मणिपुर के उग्रवादी संगठनों के पास हथियारों का जखीरा होने की मुख्य वजह भी यही है। नारकोटिक्स यहाँ सीधे सीधे नार्को टेररिज्म से कनेक्ट होता है। गुजरात देश का बिजनेस हब और देश का इंपोर्ट हब, उसी गुजरात को ड्रग्स का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनाने की साजिश की गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से ड्रग्स के बड़े बड़े कंसाइनमेंट आए तो उनको ट्रैक करके पकड़ लिया गया। लेकिन दवा की फैक्ट्रियों में ड्रग्स बनने लगा तो फिर एक नया चैलेंज एजेंसीज के सामने खड़ा हो गया। तहकीकात में हमने गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी से पूछा कि ड्रग्स से निपट रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स से कैसे निपटेंगे। हर्ष सांघवी के साथ इंडिया टीवी के अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर की ये पूरी बात देखिए। हर्ष भाई, ये बताइए कि जो ऑपरेशंस किए गए हैं पिछले 3-4 सालों में, उसका क्या परिणाम निकला है? गुजरात की ये 1600 किलोमीटर की समंदर के जो पूरा कोस्ट लाइन है, वहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वहाँ से ड्रग्स भेजने की कई साजिशों पे रोक लगाने में गुजरात पुलिस एवं सेंट्रल एजेंसीज को बहुत ही बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। हमने ड्रग्स के सामने मुहिम नहीं लेकिन जंग छेड़ ली थी और जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान बॉर्डरों पे एक के बाद एक सफलतापूर्वक ऑपरेशंस पार हुए, हमें बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, अफगानी, ईरानियों को पकड़ा गया और ड्रग्स को भारत में घुसने से रोका गया। उसी के साथ एक नई मोडस ऑपरेंडी हम सबके सामने आई और ये मोडस ऑपरेंडी थी केमिकल फैक्ट्रीज का उपयोग करना।
केमिकल फैक्ट्रीज में अलग अलग प्रकार के 4-5 केमिकल्स को इकट्ठा करके उसको लैब के माध्यम से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का एक नया मोडस ऑपरेंडी हमारे सामने आया। साउथ गुजरात एक केमिकल का बहुत बड़ा हब है। ये लोग एक ही फैक्ट्री के अंदर सभी केमिकल्स को इकट्ठा नहीं करते हैं। अलग अलग फैक्ट्रीज में जो केमिकल का प्रोडक्शन होता है वो केमिकल के प्रोडक्शन को अलग अलग कंपनी के नाम से प्रोक्योर करते हैं और वो प्रोक्योर करने के बाद उसको एक छोटी सी लैब में छोटे छोटे घरों में एवं फैक्ट्रीज में खुद 2-4 लोग बैठ के वो केमिकल्स को मिक्स करते हैं और वो केमिकल को मिक्स करने के बाद एक सिंथेटिक ड्रग्स के रूप में तैयार करने के बाद ये लोग बेचते हैं। सही तौर पे हमने उसके पीछे भी जंग छेड़ी। इतना ही नहीं, गुजरात एटीएस ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। सभी जगह जाके इस प्रकार की फैक्ट्रीज को सेंट्रल एजेंसीज एवं स्टेट एजेंसीज के साथ मिलके हमने इसमें सफलतापूर्वक ऑपरेशंस को अंजाम दिए है और उसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त की है। जो डार्क वेब के माध्यम से जो इंटरनेशनल पार्टी ड्रग्स जहाँ से आता है उसमें आप देखोगे तो कोई खिलौना में पैक करके भेजेंगे, कोई नोटबुक के लेयर्स पे उसको पाउडर फॉर्मेट में लगा के भेजेगा। वो डार्क वेब के ड्रग्स पकड़ने में मात्र भारत में ही नहीं, दुनिया भर के पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये। और ये चुनौती के सामने गुजरात पुलिस ने बहुत ही बड़ा मतलब सफलता प्राप्त की है। तो ये इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि जब हम इतना मल्टी लेयर्ड ये चीज़ें देख रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है? क्योंकि हम देखते हैं एक एरिया पे आप एक्शन लेते हैं, कोई नया एमओ सामने जनरेट होकर आता है। हर रोज नई एमओ आती है। जब जब हम कहीं पे भी रोक लगाते हैं तो जरूर से इस प्रकार के सिंडिकेट जो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल इलीगल सिंडिकेट है वो नई मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मॉडस ऑपरेंडी को भी हम जल्द से तोड़ रहे हैं। पहले इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसने में हमने रोक लगाई। आपने देखा होगा कि ये डर के कारण बीच समंदर में लोग पैकेट्स छोड़ के भाग गए। काफी मिले भी हैं। 86 पाकिस्तानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, 16 अफगानी को पकड़ के जेल में डाल लेना, 7 से ज्यादा ईरानियों को पकड़ के जेल में डाल लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उसके साथ ही इंटरनेशनल जब घुसना बंद हुआ तो ये केमिकल फैक्ट्रीज वाला मोडस ऑपरेंडी आया और हम इसमें टॉप टू एंड और बॉटम टू टॉप की एक फिलोसॉफी के साथ उसमें काम कर रहे हैं। और ये इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में मैं जरूर से मान रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आने वाले दिनों में केमिकल फैक्ट्रीज जो अपना केमिकल बेचते हैं, तो ये फॉर्मेट में हम लोग लिस्टिंग तैयार कर रहे हैं कि ये केमिकल जब आप बेच रहे हो तो उसका सामने सही में आप जो दुकानों को दे रहे हो, जो कंपनीज को दे रहे हो, वो सही में इसका इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है, उसका प्रोडक्शन कितना है, ये देखने का काम भी आने वाले दिनों में ये कंपनीज पे लगाया जाएगा। तो ये मॉडस ऑपरेंडी को भी रोकने में जरूर से सफलता प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में अगर कोई नई मॉडस ऑपरेंडी आई तो उसके सामने भी लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश को आगाह किया। डिजिटल अरेस्ट के खतरे को लेकर मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को आश्वस्त भी किया। मन की बात में मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी पुलिस वाला, किसी भी जांच एजेंसी का कोई भी ऑफिसर देश के किसी भी नागरिक को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद इसके डिजिटल अरेस्ट होता है। हर दिन अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर इसकी खबरें आती हैं। सवाल ये कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, दिखाएंगे ये सब पूरी तहकीकात में। लेकिन उससे पहले डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनिए। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर, आप डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है।
डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। प्रधानमंत्री को डिजिटल अरेस्ट पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्जी फोन कॉल पर लोग बर्बाद हो रहे हैं। फर्जी फोन कॉल से जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही है। फर्जी फोन कॉल से बैंक बैलेंस, एफडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट की कई कहानियां हैं। हमने फोन कॉल पर होने वाली साइबर लूट की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के चीफ से भी बात की। एक कॉल आपको कंगाल ना कर दे, एक कॉल आपको लूट ना ले, इसके लिए इंडिया टीवी की यह तहकीकात देखना जरूरी है। क्या आप कोई भी अनजान कॉल झट से उठा लेते हैं? क्या अनजान लोगों की बातों पर आप फट से यकीन कर लेते हैं? क्या मोबाइल पर आए लिंक को आप फौरन क्लिक कर देते हैं? क्या कुछ कागज देखकर आप सामने वाले को सच्चा मान लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, चौकस हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जानते हैं साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनका सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। जी हां, आपका डर, आपका फियर फैक्टर। और उनका सबसे इफेक्टिव टूल है आपका स्मार्टफोन। आपका पार्सल पकड़ा गया है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके बैंक अकाउंट का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, आपके नंबर से पॉर्न वीडियो भेजा गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है और वारंट इशू हो रहा है। पुलिस कैप लगा करके कोई भी आपको इस तरीके का फोन करे और धमकाने की कोशिश करे तो आप पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाइए। फर्जी थाना, फर्जी पुलिस, फर्जी वर्दी, फर्जी कोर्ट, फर्जी पेपर, फर्जी केस, फर्जी जुर्माना,
फर्जी वकील, फर्जी दलील, सब कुछ फर्जी, फिर भी ठगी हो रही है। लखनऊ पीजीआई की एक डॉक्टर फर्जी मुकदमे में फंसने के डर से इतना घबरा गई कि उन्होंने अपने खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए साइबर ठगों को ट्रांसफर कर दिए। पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट से जो की इंफॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफर आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। लुधियाना में रहने वाले वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ठगे गए। नोएडा में रहने वाले एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने अपने 2 करोड़ रुपए साइबर ठगों को सौंप दिए। रिटायर्ड मेजर जनरल ने बैंक जाकर खुद अपने अकाउंट से ठगों के अकाउंट में पैसे भेजे। जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। साउथ दिल्ली के चितरंजन पार्क में रहने वाली 72 साल की एक बुजुर्ग महिला इतना डर गईं कि उन्होंने अपने खाते से 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और पैसे ट्रांसफर करने से पहले अपनी बेटी तक को इसके बारे में नहीं बताया। Because they don't like I contact anybody or I tell this to anybody. दिल्ली में ही NBCC इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की AGM खुद साइबर एक्सपर्ट। NBCC में वो साइबर मामले संभालती हैं, लेकिन वो भी 55 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिला एग्जीक्यूटिव 10 घंटे में इतना टॉर्चर हो गई कि उन्होंने साइबर अपराधियों को 51 लाख रुपए दे दिए। मुंबई में एक लेडी वकील को फोन करके इतना डरा दिया गया कि उन्हें होटल में कमरा बुक करना पड़ा और लाइव वीडियो कॉल के दौरान ही कपड़े उतारने पड़े। बाद में इन ठगों ने उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर इन लेडी वकील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपए ऐंठ लिए। मुंबई के पश्चिम उपनगर में रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पाई पाई का हिसाब याद रहता है। वो अपने क्लाइंट्स के खाते संभालते हैं, लेकिन अपने साथ ही हो रही ठगी को वक्त रहते नहीं समझ पाए। पुलिस सामने आके पुलिस व्हाट्सएप में बात कर रहा है और मेरे को आइडेंटिफिकेशन भेज रहा है सामने से, और सामने भी पुलिस का पहराव करके है, तो मेरे को लगा कि वो पुलिस है, ऐसा वो इंप्रेशन में था। नोएडा में रहने वाली एक डॉक्टर को डरा धमकाकर जालसाजों ने उनके अकाउंट से 2 दिन में 60 लाख रुपए उड़ा लिए। दिल्ली की एक लेडी प्रोफेसर मुकदमे के फर्जी पेपर और फर्जी वारंट देखकर खौफ से भर गई। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा ठग उनसे करने को कह रहे थे। लेडी प्रोफेसर ने साइबर अपराधियों को 50 लाख रुपए दे दिए। Then again I asked him कि when is this investigation going to be over now? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, लुधियाना, बेंगलुरु, नोएडा, लखनऊ, जबलपुर, उज्जैन, जोधपुर, जयपुर, भारत का कोई भी बड़ा शहर इस जालसाजी से नहीं बचा है। ठगी की दुनिया का ये सबसे नया पैंतरा डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। मुंबई में हमें एक ऐसे केस का भी पता चला जिसमें साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक शख्स से 25 करोड़ रुपए वसूल लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद साइबर दुनिया में होने वाले अपराध बेतहाशा बढ़े। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 में साइबर क्राइम की 26,049 शिकायतें दर्ज हुई। 2020 में कोरोना काल में इसमें 10 गुना इजाफा हुआ। 2020 में साइबर क्राइम की 2,57,000 शिकायतें रजिस्टर हुई। 2021 में साइबर क्राइम की 4,52,000 शिकायतें दर्ज हुई। 2022 में ये फिर डबल हो गए। 2022 में 9,66,000 शिकायतें दर्ज की गई। 2023 में पूरे हिंदुस्तान में साइबर अपराध की 15,60,000 शिकायतें दर्ज हुई और 2024 में जनवरी से अप्रैल तक ही 7,40,000 साइबर अपराध की शिकायतें मिली। साइबर अपराधों में
सबसे गंभीर अपराध है डिजिटल हाउस अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक किस्म का मेंटल टॉर्चर है, जिसमें नकली पुलिस स्टेशन और नकली कोर्ट बनाकर, नकली वर्दी पहनकर और नकली पेपर दिखाकर ठगी को अंजाम दिया जाता है। साइबर ठग पहले बातों बातों में गोपनीय और प्राइवेट डेटा लेते हैं, फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करके डरा धमकाकर पैसे की डिमांड करते हैं। जो डर गया वो फंस गया, जो फंस गया वो लुट गया। साइबर क्रिमिनल्स ने इस डर और पैनिक दोनों को ही आज हथियार के तौर पर बना दिया है। इस साल पहले 4 महीनों में ही डिजिटल अरेस्ट की 4,599 शिकायतें मिली, जिनमें 400 करोड़ की ठगी। सोचिए, हर दिन डिजिटल अरेस्ट के 40 अटेम्प्ट हो रहे हैं। इतने मामले पुलिस के पास रिपोर्ट हो रहे हैं। साइबर अपराधी इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोगों पर साइबर जाल खींच रहे हैं। जो इस जाल में फंस गया, समझिए कि उसका सब कुछ लुट गया। अकेले दिल्ली की बात करें तो साइबर दुनिया में रोजाना 700 दिल्ली वालों से रुपए ऐंठे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हर महीने औसत 10 लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके जालसाज उनसे ठगी कर रहे हैं। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ठग भी डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को, प्रोफेसर को, हाईली एजुकेटेड लोगों को लूट रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 2 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। जब तक ठगी का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका सारा धन लुट चुका होता है। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा बैंकों से निकलकर अनजान लोगों के खातों में पहुंच चुका होता है। डिजिटल अरेस्ट का खतरा आपने समझ लिया। इससे बचने का उपाय क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 स्टेज वाला उपाय बताया है। रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। मोदी जी ने यह कैसे समझाया? देखिए, समझिए और गांठ बांधकर रख लीजिए। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की बात गांठ बांध कर रखेंगे तो कोई आपको कभी ठग नहीं पाएगा, कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी। दरअसल यह खतरा इन दिनों इतना बढ़ गया है कि कभी कभी जान भी ले लेता है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा ही क्राइम हुआ जिसकी कोई माफी नहीं, कोई भरपाई नहीं। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल आया और आगरा की टीचर की जिंदगी छीन गया।
बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का झांसा, 1 लाख रुपए की डिमांड, हाई बीपी और पैनिक अटैक ने ले ली जान। साइबर फ्रॉड का ऐसा शिकंजा, मुश्किल हो गया जान बचाना। अब तक आपने हिरासत में मौत के किस्से सुने होंगे, हिरासत में मौत पर फिल्में देखी होंगी, लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान महिला टीचर ने दम तोड़ दिया। इसे डिजिटल अरेस्ट में पहली मौत कहा जा रहा है। क्रिमिनल की कॉल्स की वजह से इनकी जान चली गई। ये इतनी घबरा गई कि इनकी सांस तक नहीं बन पा रही थी। आगरा के शिवचरण वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे। वो रिटायरमेंट वाली लाइफ के सपने देख रहे थे। 30 सितंबर की सुबह तक सब कुछ ठीक था। उनकी पत्नी मालती वर्मा स्कूल टीचर थी। वो भी समय से स्कूल चली गई थी। स्कूल में ही एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने पुलिसिया वर्दी वाली डीपी लगा रखी थी। 30 सितंबर दोपहर 12 बजे कॉल आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के +92 कोड वाले नंबर से आए कॉल। 15 मिनट के अंदर कई बार व्हाट्सएप कॉल आई। बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने का डर दिखाया गया। फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने की डिमांड की गई। टेंशन में महिला टीचर की हार्ट अटैक से ही मौत हो गई। साइबर फ्रॉड पाकिस्तानी नंबर से लगातार कॉल कर रहा था। वो मालती वर्मा को संभलने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि व्हाट्सएप कॉल को डिस्कनेक्ट ना किया जाए। मालती वर्मा को लगातार ये कहकर डराया जा रहा था कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। व्हाट्सएप कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था। टीचर की बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की धमकी दे रहा था। 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। बेटी को जेल भेजने और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, ये बात बेटे को बताना मालती वर्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बेटे दीपांशु ने जोर देकर पूछा तो मां ने सारी बात बता दी। बेटे ने नंबर चेक किया तो वो पाकिस्तान का था। भाई ने बहन से बात की, वो अपने कॉलेज में बिल्कुल ठीक ठाक थी। बेटे ने मां को आश्वस्त किया और कॉल डिस्कनेक्ट करने को कहा। मालती वर्मा ने व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन तब तक उनका बीपी बढ़ चुका था। तकरीबन 12 बजे जब मम्मी स्कूल में थी तो 12 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूं और आपकी जो बेटी है वो एक सेक्स रैकेट में फंस गई है और अगर आप उसे बिना किसी बेइज्जती के, बिना किसी उसके अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पे आप बात कीजिए और तुरंत 1 लाख रुपए 15 मिनट के अंदर तुरंत की तुरंत ट्रांसफ़र कीजिए। फ़ोन आपको काटना नहीं है। तो उसके बाद मम्मी ने तुरंत मुझे कॉल किया कि बेटा एक काम करो, घर में से 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर देती हूँ, उस नंबर पे आप पैसे दे दीजिए। जैसे ही वो मैंने नंबर देखे +92 करके तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है। मैंने मम्मी को बार बार समझाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी क्या कहते हैं ये फ्रॉड कॉल है, आप परेशान मत होइए। इतना पैनिक कर गई थी मम्मी। मेरी मम्मी 58 साल की हैं, एजेड थी, तो इतना पैनिक कर गई कि मम्मी की वहीं से तबीयत स्टार्ट हो गई, तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। मालती वर्मा जब घर लौटी तो बहू रेखा घर में अकेली थी। मालती वर्मा ने पैनिक अटैक की शिकायत की। उनके सीने में दर्द हो रहा था। ये बताते बताते वो अचेत होकर गिर पड़ी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। मालती वर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिवचरण वर्मा के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पत्नी को याद करके शिवचरण इमोशनल हो जाते हैं। मां की मौत के 2 दिन बाद बेटे ने आगरा पुलिस को कंप्लेंट दी। पुलिस अब फोन नंबर के जरिए साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली एक डिजिटल अरेस्ट का केस था जिसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होती है और इसी के कारण वो डेड हो जाती हैं। और ये पहला मामला जो है ऐसा सामने आया है अभी हमारे पास जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पैनिक हुए और ऐसे केस हुए। पिछले 6 महीने में यूपी में डिजिटल अरेस्ट के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ठगों ने लोगों को डरा धमकाकर लगभग 150 करोड़ रुपए वसूल लिए, मगर पहली बार डिजिटल अरेस्ट के दौरान मौत का मामला सामने आया है। आजकल AI टेक्निक का इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इस पे हम लोग अपनी वॉइस अपलोड कर देते हैं, कभी सिंगिंग करते हुए, कभी नॉर्मली वॉइस अपलोड करते हैं। तो बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, उनकी टेक्निक ये होती है उस आवाज़ को निकाल लेते हैं
और वही आवाज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कभी आपको कॉल आया, बोले कहते हैं कि मैं आपके बेटे से बात कराता हूँ, वही एआई टेक्निक यूज़ करके आपके बेटे की वॉइस सेम निकलती है, जो चीखता चिल्लाता है, बोलता है पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। ऐसी जब आवाज़ आदमी सुनता है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, परेशान हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस आईटी एक्ट की धारा दर्ज करती है, लेकिन आगरा के केस में साइबर फ्रॉड के साथ मौत का मामला भी इन्वॉल्व है। तो क्या पुलिस इसमें हत्या की धारा को जोड़ेगी? और अगर ऐसा हुआ और अपराधी पकड़े भी गए तो बाद में कोर्ट में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। सेफ डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया। मोदी की बात देश के कोने कोने तक पहुंचती है। यह कैंपेन भी सब तक पहुंचेगा तो जरूर फायदा होगा। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री की सलाह आपने देख ली, समझ भी ली। ये एक ऐसी समस्या है जो नासमझ आदमियों के सामने आती नहीं है। पढ़ा लिखा समझदार आदमी, दीन दुनिया को जानने वाले लोग, जिनका एक्सपोजर भी अच्छा होता है, वो भी साइबर जाल में आसानी से फंस जा रहे हैं। तो आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि भाई जरूर कोई राज होगा, ऐसे ही कोई किसी को इतने लाखों करोड़ रुपए तो नहीं दे देता जिसे वो छिपाना चाहते होंगे, इसलिए ब्लैकमेल हो रहे होंगे। पुलिस को क्यों नहीं बताते, परिवार को क्यों नहीं बताते? दरअसल ये एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े से बड़ा आदमी फंसता चला जा रहा है। और क्यों, इसकी तहकीकात। हेलो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपका पार्सल पकड़ा गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से बोल रहा हूं। आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है। हेलो, मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहा हूं। आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपके फोन से पॉर्न मटेरियल भेजा गया है। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। अपना आधार कार्ड नंबर कंफर्म कराइए। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं। आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हेलो, मैं लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं। आपके नाम समन है। हेलो, मैं ईडी के साउथ मुंबई ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके नाम एक वारंट है। हेलो, मैं मुंबई पुलिस का आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं। आपका बेटा रेप केस में अरेस्ट हो गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं। आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। हेलो, मैं सीबीआई कोर्ट से बोल रहा हूं। आप 2 घंटे में कोर्ट में हाजिर होइए। हेलो, मैं जोधपुर पुलिस एसपी ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके घर पुलिस पहुंचने वाली है। ऐसा कोई भी एक कॉल
किसी की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। कॉल करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई गुमनाम, कोई अनजान जिसे आप नहीं जानते, जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, जिसकी आवाज भी आपने कभी नहीं सुनी। वो सच्चा है या झूठा है, ये टेस्ट तो तब होगा जब सुनने वाला अपने होशो हवास में रहेगा। कॉल करने वाला अगर पहले मिनट में ही माइंड पर कंट्रोल कर ले तो लाइफ में तूफान आ जाता है। साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया तरीका है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसमें साइबर की दुनिया के शातिर ठग प्रेशर में लेकर ठगी करते हैं और पूरा अकाउंट साफ करा देते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? यह सवाल हमने यूपी एसटीएफ के चीफ सीनियर आईपीएस अमिताभ यश से पूछा। ये गैंग रैंडम कॉल्स करता है। पहले इनोकुअस कॉल्स होते हैं, जैसे ये बताया जाएगा कि आपका एक पार्सल आया है और कोई कस्टम से बात करेगा या कस्टम अधिकारी बन के बात करेगा। उसके बाद फिर ये बताएगा कि इसमें नारकोटिक्स है, और इस तरह से जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट मुंबई पुलिस के लिए भी चैलेंज बन चुका है। पिछले 2 महीने में मुंबई पुलिस के पास 35 बड़े केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 30 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है। साइबर क्राइम के ऐसे सीरियस केसेस को मुंबई पुलिस साइबर सेल के डीसीपी दत्ता नालवड़े हैंडल करते हैं। इस ऑफेंस की शुरुआत जो है वो विक्टिम को कॉल आने से होती है। बहुत सी बार बहुत से केसेस में हमने देखा है कि विक्टिम को इनिशियली ये बोला जाता है कि आपका कोई पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है जिसमें ड्रग्स निकले हैं, कुछ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हमें मिला है, और फिर इनिशियली हम वो बोलते हैं कि हम किसी पार्सल की एजेंसी से हम बोल रहे हैं और अभी हम आपका कॉल जो है वो पुलिस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद कोई पुलिस ऑफिसर बात करता है, इनिशियल इंट्रोगेशन होता है, उसके बाद फिर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाम से अगर वो दूसरी एजेंसी आपको इंट्रोगेट करेगी, उनको कॉल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद और किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र होता है, फिर उनको बोला जाता है कि आप अभी किसी से बात नहीं करोगे, आपके रूम में ही बंद रहोगे और आप स्काइप वीडियो कॉल पे आओगे। तो ये जो इंट्रोगेशन होता है वो वीडियो कॉल पे होता है, और विक्टिम को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है कि उसके घर वालों से या फिर किसी बाहर वाले से मदद मांग सके या फिर कांटेक्ट कर सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है, IFSO, यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। इस यूनिट को हेड करते हैं डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम हर जगह जहाँ भी शॉपिंग करते हैं या कोई भी हम जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम शेयर कर रहे हैं। तो डाटा की सिक्योरिटी इतनी नहीं है, तो ये सारा डाटा बैक एंड से लीक होके डीप डार्क वेब पे जाके ये बेचा जाता है। तो वही डाटा जब उनके हाथ लगता है तो मैक्सिमम उनके पास आपका फ़ोन नंबर होता है और आपका नाम होता है, उस फ़ोन नंबर से लिंक्ड नाम। डिजिटल अरेस्ट का शिकार कोई भी हो सकता है। अगर इन साइबर ठगों के झांसे में कोई गरीब शख्स आ जाता है, लेकिन जब ठगों को लगने लगता है कि इनसे बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता, तो ग्रिप में लेने के बावजूद भी ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास या फिर हायर इनकम वाले लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे पर सबसे ज्यादा होते हैं। बुजुर्ग या फिर वो लोग जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे या नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर वो पति पत्नी जो अलग रहते हैं, ऐसे लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे में सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसीलिए इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट से पहले साइबर ठग अपने टारगेट का प्राइमरी डेटा ओपन सोर्स से लेते हैं। ओपन सोर्स कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी प्राइमरी डेटा लिया जाता है। किसी मेगा स्टोर का इंचार्ज भी ग्राहकों का डेटा डार्क नेटवर्क को बेच सकता है। टारगेट की माली हालत का अंदाजा हो जाने पर उसे कॉल किया जाता है।
इसी बातचीत के दौरान वो आपकी जानकारी ले लेते हैं। अगर उन्हें समझ में आ गया कि आप ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, आप डेली वेजर हैं या आपके उतनी वो नहीं है, तो फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। या आपकी बातों से ऐसा उन्हें लग जाए कि आपको समझ में आ गया, उनको चीट किया जा रहा है आपको, तो भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से वो आपको फंसाते हैं और बाकी जानकारी वो आपसे ही लेते हैं। नोएडा पुलिस ने राजस्थान से एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 18 राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की 100 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस गैंग के मेंबर सबसे पहले विक्टिम को सोशल मीडिया से चिन्हित करते थे, फिर थर्ड पार्टी के जरिए उसके सारे बैंक की डिटेल्स निकालते थे। उसके बाद विक्टिम पर फंदा डाला जाता था, जिसकी शुरुआत व्हाट्सएप कॉल या स्काइप कॉल से होती थी। ठग साइबर ऑफिसर पुलिस के या बैंक ऑफिसर बन के कॉल करते थे। पीछे से पुलिस की गाड़ियों का सायरन की आवाज़ भी सुनाई देती थी। उसके बाद ये ठग साइबर क्राइम के ऑफिसर्स और बैंक ऑफिसर्स की फर्जी आईडी बनाकर विक्टिम को भेजते थे, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि सही लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में टारगेट से पैसे की डिमांड तुरंत नहीं की जाती, पहले उसके दिलो दिमाग पर 100% कब्जा किया जाता है। जो भी विक्टिम इनको जिसको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बारे में स्वयं भी रिसर्च करते हैं और इंटरोगेशन के समय जो इनका सो कॉल्ड इंटरोगेशन होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन के जो लोग इंटरोगेट कर रहे होते हैं, वो सारी पर्सनल जानकारियां विक्टिम की ले लेते हैं। उसमें उनके प्रोफेशन आदि के बारे में तो जान ही लेते हैं, साथ ही उनके बैंक अकाउंट्स, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन मोबाइल्स में अपने स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्तिगत जानकारी इनके पास आ जाती है। साइबर ठगों को जब इस बात का भरोसा हो जाता है कि विक्टिम अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, तब उनसे पैसे जमा कराने को कहा जाता है, पहले सजेशन के रूप में, फिर ऑर्डर की शक्ल में। आपको ये अलग अलग वीडियो कॉल पे भी लाते हैं। वो कहीं मुंबई पुलिस के बनते हैं, कभी वो लखनऊ पुलिस के बनते हैं, कभी कस्टम के, कभी ईडी के, कभी सीबीआई के, कभी एसएफआईओ के। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट है सबका वो नाम लेते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आप फंस चुके हो। फिर वो आपको जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, डर जाते हो, तब वो एक सीनियर अफसर से बात कराते हैं। विक्टिम की हालत बिल्कुल रोने जैसी होती है और कुछ लोग रोते भी हैं। फिर वो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपके ये चेक करने के लिए आपके सारे पैसे जितने भी हैं वो सरकारी अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद 2 दिन में हम आपका चेक कर लेंगे, अगर आपका सब सही पाया गया तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। आज कोई भी पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूं आपको पकड़ने के लिए। ये बेसिक चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो जब आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति से नंबर आता है, आप कॉल उठाते हैं और वो कहते हैं वीडियो कॉल करिए, और आपको वीडियो कॉल में कोई पुलिस अधिकारी की ड्रेस वाला व्यक्ति मिलता है, तब लाजमी सी बात है आपके लिए पहला खतरे का अलार्म सिग्नल होना चाहिए कि साहब ये तो फ्रॉड है, इसको मुझे बंद करना है। लेकिन अगर आप उनकी बातों में घुसते चले जाते हैं तो वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपको इतना डरा लिया जाए कि आपके अकाउंटों में जितने पैसे हैं वो आपसे झाड़ लिए जाएं और वो इंस्टेंटेनियसली पैसा अलग अलग अकाउंट्स में डाल देते हैं। पुलिस कहती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं। सीआरपीसी में डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई कानून नहीं था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई कानून नहीं है। फिर भी डिजिटल अरेस्ट होता है, बार बार होता है, साइबर लूट होती है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में अगर इस तरह का कोई अपराध होता है तो वहां के जांच नियम क्या हैं, किस तरह से इसको ट्रैक डाउन किया जाता है, देखिए। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई साइबर फ्रॉड होता रहता है। सालाना 6 ट्रिलियन या 6000 मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर हर महीने, 115 बिलियन डॉलर हर सप्ताह, 16.4 बिलियन डॉलर रोजाना, 11.4 मिलियन डॉलर प्रति मिनट और 1,90,000 डॉलर प्रति सेकंड। साइबर क्राइम का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाखों साइबर क्राइम कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। विक्टिम को महीनों महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई फ्रॉड भी हुआ है। अमेरिका इस मायने में अलग मुल्क है। वहाँ साइबर क्राइम रिपोर्ट हो या ना हो,
साइबर क्राइम कंट्रोल का मैकेनिज्म काम करता रहता है। अमेरिका में साइबर क्राइम कंट्रोल का मुख्य जिम्मा FBI के पास है। FBI की लीडरशिप में साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी NCIJTF में 30 से ज्यादा एजेंसियों को जोड़ा गया है। अमेरिका में जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो सभी एजेंसियां एक साथ एक्टिव होती हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल का काम 3 स्तर पर होता है: आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम का पता लगाने के लिए पब्लिक फीडबैक का सहारा लिया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है। संभावित साइबर क्राइम की पहचान के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली जाती है: ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स, FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर, CISA और फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ये 4 एजेंसियां संभावित साइबर क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखती हैं। जब साइबर अपराध का पता चल जाता है तो FBI और साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है। FBI के पास प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड है। हर स्क्वाड में 56 फील्ड अफसर हैं। ये ट्रेंड फील्ड अफसर लगातार दूसरी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। रैपिड रिस्पांस साइबर एक्शन टीम को घंटे भर के अंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। FBI के कई अफसर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, जिससे सरहद पार बैठे साइबर क्रिमिनल को भी पकड़ा जा सके। अमेरिका में द इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर यानी IC3 इंटरनेट क्राइम का डेटा कलेक्ट करती रहती है। जैसे ही कोई क्राइम होता है, IC3 की रिकवरी एसेट टीम विक्टिम के बैंक खाते को सेव करने में लग जाती है। साइबर क्राइम होने पर 7 एजेंसियां एक साथ जांच में लगती हैं। अपने देश में भी साइबर अपराध की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन जांच वैसी नहीं हो रही जिससे अपराधियों को तुरंत पकड़ना मुमकिन हो सके। प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड का नहीं होना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी इसकी मुख्य वजह है। इस दिशा में कुछ पहल हुई है जिसमें साइबर क्राइम कंट्रोल पहले से आसान होगा। सितंबर महीने में सरकार ने लगभग 6 लाख नंबरों को बंद कराया। लगभग 7 लाख हैंडल्स यानी SMS को ब्लॉक किया गया। साइबर ठगी में यूज किए गए 4 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए। राज्यों की साइबर रजिस्ट्री को नेशनल साइबर रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। 5000 लोगों को साइबर कमांडो के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। सिम और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन कई अपराध को सॉल्व करने में सहायक हुआ है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले हर एक नंबर की पहचान से क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।